गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है आज, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर का। तो इसके थ्योरी वाला पार्ट और कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। अब हम प्रैक्टिस के थ्रू उसका एप्लीकेशन समझेंगे कि कैसे उसको डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग साथ में, तो आप लोग करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन अब हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो एरिया दे रखा है हमें 10⁻⁻⁴ और इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर आवर। ठीक है, एमिसिविटी दे रखी है, टेम्परेचर पूछा है। तो जो पावर एमिटेड है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर होती है? सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4। हमें टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर की पावर 4 इस पावर एमिटेड कितनी दे रखी है अपने को? 1.5 इंटू 10⁵ कैलोरीज पर आवर। तो 1.5 कैलोरी को जूल में करोगे तो इंटू 4.2 कर दो। ठीक है, अपॉन पर आवर है, पर आवर है मतलब 3600 सेकेंड्स हो गया। तो दिस इज द पावर डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा कितना है? 5.6 इंटू 10⁻⁻8 एसआई यूनिट में ही है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? 10⁻⁴। ठीक है, तो ये टी की पावर 4 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करो, डेसिमल्स हटा दो पहले। तो 15 इंटू 42। ठीक है, और ये 10⁻⁻8, 10⁻⁻4, 10⁻⁻12 हो गया। ये 10⁻2 यानी कि 10⁻10 ऊपर चला गया, तो 10⁻10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से डेसिमल, एक डेसिमल तो इससे हट गया, एक डेसिमल हटाएंगे तो नीचे अपने को 360 करना पड़ेगा ऐसे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से इसको कैंसिल कर सकते हो। 15 इंटू 2 इज 30, 15 इंटू 4 इज 60। तो ये आ गया हमारे पास। फिर 42 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो t की पावर 4 इस तरह का आ रहा है। अच्छा, एक ये डाउट है कि 3600 कैसा है। एक्चुअली पावर दे रखा है, इट रेडिएट्स 1.5। एक में इधर भी 10 की पावर 5 है, एक फैक्टर मैंने मिस कर दिया, सॉरी। 1.5 इंटू 10 की पावर 5 है कैलोरीज ऑफ हीट पर आवर। पर आवर इतनी हीट एमिट कर रहा है, तो हमें क्या लिखना है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड लिखनी है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 60 सेकंड्स। तो एक 10 की पावर 5 और था ऊपर, तो वो 10 की पावर 5 आ गया। अच्छा, एक और मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ किसी ने पॉइंट आउट किया, राइट। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की मैंने। ओके, दैट्स करेक्ट। ओके, 0.8 और आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, अब मैंने भी मिस्टेक करी है, आप लोगों से भी हो सकती है, तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स हो गई अगर तो फिर थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ गया। तो अभी अपने पास क्या बचा? 21। ये 10⁻⁻1 को भी ऊपर ले जाते तो 10 की पावर 16 हो जाएगा ये, अपॉन 12 इंटू 56 इंटू 8। इस तरह का ये आ जाएगा। अरे 4.2 कहाँ से आया? 4.2 आया, हमने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया। 1 कैलोरी अप्रॉक्सीमेट 4.18 होती है, मैंने उसको 4.2 जूल ले लिया। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर। इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 जा 3 4 जा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये किस रेंज में आंसर आएगा वो अब हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो देखो, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो पावर 4 आ रही है ना। चलो, तो 10 की इसको फोर्थ पावर लेनी है हमें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल तो बनेगी यहाँ पर अपने पास। तो 7 अपॉन
ये आ गया 4 इंटू 8 32 इंटू 56। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर 16 रहने दें, इसकी फोर्थ पावर लेंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। 7 और 56 भी कट जाएगा, राइट। तो 7 इंटू 8 इज 56। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 होता है 2 की पावर 3, 32 होता है 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 8 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 16। तो जो टेम्परेचर आएगा इस पूरे की पावर 1/4 करेंगे तो 1/2 की पावर 2 बचेगा यहाँ से, और 10 की पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ बाकी रिमेनिंग, काम करते हैं, चलो इधर ही कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ गया, मतलब 10,000 अपॉन 4, तो 2500 केल्विन। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी वो है डिफिकल्ट टाइप की, लेकिन मतलब फिर भी वैल्यूज ऐसी हैं कि आंसर आसानी से आ रहा है। तो देखो जो ये टॉपिक्स होते हैं बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस कई बार उठपटांग या ऐसी रहती हैं लेंथी टाइप की, तो वहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने को, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई फैक्टर मिस तो नहीं हो गया। जैसे मैंने मिस कर दिया था अभी एमिसिविटी को और ये पावर 5 को, और फिर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल सकते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ। देखो अब इसमें भी स्टीफन्स लॉ ही लगेगा कि जो पावर एमिटेड है वो होती है सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4। अब देखो दो स्फीयर्स हैं सेम कलर के, मतलब एक तरीके से उनका ई सेम है, सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है। अब रेडियाई अलग अलग हैं और टेम्परेचर अलग अलग है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी हम टेम्परेचर को एज ए टेम्परेचर यूज करते हैं तो टेम्परेचर किस में यूज करना होता है, केल्विन में, क्योंकि जो भी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन में। हाँ अगर टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी लीनियर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में दोनों में सेम आता है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, सेम इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर यूज करना है किस में यूज करना है, केल्विन में। तो 127 डिग्री सेल्सियस में इसमें 273 ऐड करोगे तो याद आएगा 400 केल्विन। 527 में 273 ऐड करोगे तो याद आएगा 800 केल्विन। अब रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड ऑफ P टू Q, तो पावर रेडिएटेड बाय P डिवाइडेड बाय पावर रेडिएटेड बाय Q। तो सिग्मा और E तो सेम है। अच्छा इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो एरिया भी कौन सा लिया जाता है, स्फीयर के लिए सरफेस एरिया देखा जाता है, क्योंकि रेडिएशन सरफेस से एमिट होंगी। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो ये रेडियस स्क्वायर एंड टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जब भी रेशियो देखना होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, हम प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे। तो रेडियस में भी अब देखो, और जब रेशियो लेते हैं तो यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगी, तो यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो P का रेडियाई कितना है 8, तो 8 और R का Q का कितना है 2, तो 8/2 का स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर P का कितना है 400 और Q का कितना है 800, और इसकी पावर 4 आ जाएगी। तो 2/8 आ गया 4, और 400/800 आ गया ये 1/2। तो 4 की पावर 2 इज 16 इंटू 1/2 की पावर 4 इज ऑल्सो 16, तो 16 इंटू 1/16 इज 1। ठीक है, तो दिस वे वी विल गेट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है वैसे तो। जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, ठीक है ना, डी थीटा बाय डी टी, या माइनस डी थीटा बाई डी टी भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम रेट ऑफ कूलिंग बोल रहे हैं तो ये रेट ऑफ कूलिंग होती है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यानी कि ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, अगर थीटा माइनस थीटा नॉट कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी। रेट ऑफ कूलिंग मतलब ठंडा होने की रेट कम हो जाएगी, यानी कि सेम टेम्परेचर चेंज के लिए ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे 60 से 50 होने में 10 मिनट्स लगा है,
तो 60 से 50 हुआ तो टेम्परेचर कम हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो गई, यानी कि अब 50 से 40 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, 40 से 30 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो पूछा इन दी नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो 50 से 40 होने में जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट से ज्यादा होगा। तो अगर हम 10 मिनट की बात करें कि अगर टाइम 10 मिनट ही ले तो टेम्परेचर 40 नहीं हुआ होगा, 40 से क्या रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है बॉडी का, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाती है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर है तो तेजी से ठंडा होगा। तो 50 से मतलब 50 से 45 होने में जितना टाइम लगेगा, 45 से 40 होने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, 40 से 35 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से 50 से 40 होने में 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं, लेकिन हम 10 मिनट की ही बात कर रहे हैं, तो 10 मिनट में टेम्परेचर 40 नहीं हुआ होगा, 40 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है ऑप्शंस एलिमिनेट करने में भी। जैसे दिया 50 से 60 से 50 10 मिनट में हुआ, अब 50 से 40 होने का टाइम पूछ लिया, अब आंसर दीजिए 8 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। तो 8 और 9 को हम सीधे ही रिजेक्ट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई, तो सेम टेम्परेचर फॉल के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ये वाला करो। चलो तो इसमें क्या लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। तो हमने क्या देखा था, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी मतलब बॉडी का फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो किसके बराबर होता है, माइनस के इंटू थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। थीटा एवरेज क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। तो पहले 60 से 50 हो रहा है 10 मिनट में, तो ये इसको या मैं लिख दूं कि इसका मतलब क्या, डेल्टा थीटा का मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, एक इसका बॉडी का टेम्परेचर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा एवरेज इज थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय 2 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 50 हो गया फाइनली। कितने से हो गया, 60 से हो गया। कितने टाइम में हो गया, 10 मिनट में हो गया। के पहले डेटा से के ही निकालेंगे हम, के नहीं पता। एवरेज 60 और 50 का आ जाएगा 55, ठीक है ना, 60 प्लस 55, 50 इज 110 बाय 2 करोगे 55 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट ही हमसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो ये एक इक्वेशन आ गई। फिर दे रखा है 50 से 42 टेम्परेचर हो गया 10 मिनट में, तो अब 42 फाइनल हो गया, 50 इनिशियल हो गया, बाय टाइम 10 मिनट्स ही है, इज इक्वल टू के मतलब माइनस के इंटू एवरेज 42 और 50 का। तो 50 और 42 का एवरेज 50 प्लस 42 हो जाएगा 92, 92 बाई 2 करोगे तो आएगा 46 माइनस थीटा नॉट। यहां से हमें थीटा नॉट निकालना है। ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर दें इसको, पहले थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर डिवाइड करने में आसानी रहेगी। तो 50 माइनस 60 इज माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा, 10 बाय 10 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 55 माइनस थीटा नॉट। ऐसे 42 माइनस 50 इज माइनस 8, माइनस 8 बाय 10 इज माइनस 0.8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 0.8 इज इक्वल टू के इंटू 46 माइनस थीटा नॉट। अब तो यहां से के भी निकाला जा सकता है, थीटा नॉट भी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हमें थीटा नॉट चाहिए तो के को एलिमिनेट करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दें। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 को इस पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन 0.8 आ जाएगा, के से के कट गया, तो 55 माइनस थीटा नॉट अपॉन 46 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अच्छा एक ये डाउट आया कि सेकंड इक्वेशन में हम 60 से 42 और 20 मिनट्स लेके नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जितना कम टेम्परेचर मतलब टाइम का इंटरवल लोगे उतना चांसेस ज्यादा होते हैं आंसर करेक्ट आने के, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेट मेथड है। जितना हम टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, टाइम बढ़ाते जाएंगे,
उतने एरर्स जो है मतलब एरर का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता जाएगा। तो बेटर यही रहता है कि हम उसको पार्ट पार्ट में करें, 60 से 50 और फिर 50 से 42 तो ज़्यादा बेटर रहता है। हम कर सकते हैं उससे भी, ऐसा कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन बेटर ये रहता है। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1/0.8 को 10/8 यानी कि 5/4 लिख लेते हैं। तो 5/4 इज इक्वल टू 55 माइनस थीटा नॉट अपॉन 46 माइनस थीटा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 46 इंटू 5 इज 230 माइनस 5 थीटा नॉट इज इक्वल टू 55 इंटू 4 इज 220। ठीक है, माइनस 4 थीटा नॉट। अरे एक और डाउट आ रहा है, 55 कैसे आया? तो नालायकों कितनी बार समझाया है, एवरेज, एवरेज क्या, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो इनिशियल कितना है टेम्परेचर यहाँ पे, 60 से 50 जब हो रहा है तो 60 और 50 इसका एवरेज क्या आएगा? तो बेसिकली इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 50/2 तो 55। फिर ऐसे 50 और 42 का एवरेज 46 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 थीटा नॉट को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 220 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो 230 माइनस 220 इज 10 और 5 थीटा नॉट माइनस 4 थीटा नॉट इज थीटा नॉट। तो थीटा नॉट आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग कितना टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो भी चीजें बताई जाती हैं उनको ध्यान रखा करो, बार बार वही सवाल पूछते रहते हो तुम लोग, तो मतलब ध्यान ही नहीं देते हो चीजों पे। तो थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय 2 है, तो सिंपल कैलकुलेशन है 60 और 50 का एवरेज, तो उसकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट ही बोल सकते हो मिडिल वैल्यू क्या आएगी फॉर 55, 50 और 42 की मिडिल वैल्यू क्या होगी 46, तो 46 आ जाएगा एवरेज यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे न्यूटन्स लॉ का यूज किया जाता है। चलो ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो तो देख लेते हैं इसको। देखो सिंपल सी चीज है, क्या दे रखा है, एक बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 to 70 in time t1, 70 to 65 in time t2 and 60 to 60 in time t3। तो क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो लिख भी देता हूं मैं। तो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस as temperature of body decreases। तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है रेट ऑफ कूलिंग भी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा थी, कब, शुरुआत में रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा थी तो सेम टेम्परेचर फॉल के लिए कम टाइम लगेगा। फिर रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई तो ज्यादा टाइम लगेगा उतने ही टेम्परेचर फॉल के लिए। फिर रेट ऑफ कूलिंग और कम हो गई तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी सेम टेम्परेचर चेंज के लिए टाइम जो लगता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो ये वाला करो, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो तो देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। लिक्विड इज फिल्ड इन अ वेसल विच इज केप्ट इन अ रूम विथ टेम्परेचर। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है थीटा नॉट, जिसको हम बोल देते हैं। When the temperature of liquid is 80 degree Celsius, then it loses heat at the rate of 60 calorie per second। अच्छा देखो, रेट ऑफ हीट लॉस भी जैसे न्यूटन्स लॉ होता है वैसे ही होता है, सेम प्रोपोर्शनलिटी आती है। रेट ऑफ हीट लॉस, जिसको हम माइनस dQ/dt बोल देते हैं, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। स्मॉल, अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर चेंज स्मॉल है तो 80 माइनस 20 स्मॉल टेम्परेचर चेंज है। तो स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो what will be the rate of heat loss when the temperature of liquid is 40। तो सिंपल केस है, रेशियो का केस है, तो हम इसको P1 बोल दें। तो P1/P2 रेट ऑफ हीट लॉस, इसको P1 बोल दिया मैंने, ठीक है ना, दिस इज P1
इज इक्वल टू, तो थीटा माइनस थीटा नॉट, तो 80 पहले था बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का तो फिक्स रहेगा 20, बाद में बॉडी का कितना हो गया 40, सराउंडिंग का वही रहेगा 20, तो ये आ गया 60/20, दैट इज 3। तो पहले क्या था, P1 था 60, तो 60/P2 इज इक्वल टू 3। तो जो हीट लॉस की रेट है बाद में क्या रहेगा, 60/3 आ जाएगा, 60/3 is 20, so 20 calorie per second, this would be the answer। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। चलो ये वाला बताओ। चलो देखो क्या करोगे इसमें, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, जब फेस चेंज हो रहे होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो पूछा हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 ग्राम ऑफ आइस, तो हमारे पास पहले क्या है 8 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर पे है ये, -15 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो सीधे तो होगी नहीं, तो पहले आइस के फेज में ही क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, -15 से कहां जाएगी 0 डिग्री तक। यहां पे क्या लगेगा ms डेल्टा टी, एस किसका, आइस का। फिर आइस 0 पर पहुंचेगी, उसके बाद पिघलना शुरू होगी, तो पिघल कर वो वाटर में कन्वर्ट होगी, कितने टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर, फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो यहां लगेगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर को और एनर्जी दोगे तो वाटर गर्म होगा, तो गर्म होके कहां जाएगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे फिर क्या लगेगा ms डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा एस किसका, वाटर का, यहाँ एस किसका था, आइस का, ये ध्यान रखना है। फिर वाटर को और एनर्जी दोगे तो ये वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो 8 ग्राम स्टीम बनेगी, सेम टेम्परेचर पे, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा अभी। यहाँ क्या लगेगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहीं तक ले जाना था अपने को, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस सबको ऐड करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखो m सब में कॉमन आएगा तो उसको मैं काम करता हूं बाहर ही ले लेता हूं, तो m इज 8 ग्राम, उसको मैं बाहर लिख देता हूं। अब यहाँ पे आएगा s डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है 1/2 होती है, वैसे इन्होंने दिया भी हुआ है, वैसे ये वैल्यूज हमें यूज करनी चाहिए 0.53, ठीक है, और ये आइस के लिए दे रखी है, वाटर के लिए दे रखी है 1, तो चलो 0.53 यूज कर लेते हैं। वैसे आंसर्स भी देख सकते हैं, देखो आंसर्स काफी दूर दूर हैं, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, तो दिया हुआ है तो वैसे वो यूज करना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी है 0.53 इंटू डेल्टा टी, -15 से 0 में कितने का टेम्परेचर चेंज होगा 15, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की लेटेंट हीट कितनी दे रखी है 80, प्लस ms डेल्टा टी, m तो कॉमन ले लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, 0 से 100 में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 100, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी दे रखी है 539, ठीक है, ये आ गया। तो यह रहेगा 8 इंटू 0.53 इंटू 15 करोगे तो इसको 30/2 बोल दो, ठीक है, तो 30/2 करोगे या 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53 इंटू 10 कितना होता है 530, उसमें इसका आधा ऐड कर दो, तो जैसे अपने को कन्वीनियंट लगे वैसा हम कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 79.5 प्लस 180 और ये सब तो ऐड ही हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट ढंग से लिखते हैं इसको, तो ये आ गया 180 प्लस 539, तो ये इनको सबको ऐड कर लो, तो रफली इसको भी 80 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 180 इंटू 80 इज 260, 260 एंड 500 इज 760, 760 रफली इसको 40 मान लें, तो 760 इंटू 40 इज 800, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 800 के ऑर्डर का ये आ रहा है, तो 8 इंटू 800 इज 64, एक मिनट ज़्यादा कर दिया कि मैंने कहीं पे,
ओके, यहाँ मैंने सॉरी, यहाँ 7.95 होगा। ओके राइट, 7.95, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 539 इंटू 180, तो ये आ गया अपने पास 540 मान लेते हैं इसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 540, 640 और 640 और 60, 720, तो 728 के आसपास आ जाएगा। तो 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 2 इज 16, 16 और 6 22, बचा 2, 8 7 जा 56, तो 5824 कैलोरी इस ऑर्डर का आ जाएगा। तो क्लोजेस्ट आंसर हम देख लेंगे, तो ए जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो तो देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, 3 लिक्विड्स हैं ए बी सी, और सबके मासेस जो हैं बराबर हैं। इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है। टेम्परेचर अलग अलग है, इसका है 12 डिग्री सेल्सियस, इसका 19 डिग्री सेल्सियस, और इसका 28 डिग्री सेल्सियस। अब क्या रखा था, टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो जब ए और बी को मिक्स किया तो टेम्परेचर कितना मिलता है मिक्सचर का, 16 डिग्री सेल्सियस मिलता है। एंड व्हेन बी एंड सी आर मिक्स, जब बी और सी को मिक्स किया तो टेम्परेचर हमको मिलता है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ए और सी को मिक्स करने पे क्या होगा, तो एक काम करते हैं, हम इनकी स्पेसिफिक हीट माननी पड़ेगी। तो ए की मैं कुछ एस ए मान लेता हूँ, बी की एस बी मान लेते हैं, और सी की एस सी मान लेते हैं। तो ये जो 16 है, तो हमने क्या देखा था, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। अब यहाँ पे मासेस सेम है तो m वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो फॉर ए एंड बी अगर हम देखें, तो फॉर ए एंड बी तो कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया, 16, मासेस कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा SA इंटू 12 प्लस SB, SB भी पता नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता एस के बारे में, इंटू 19 बाय SA प्लस SB। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 SA प्लस 16 SB इज इक्वल टू 12 SA प्लस 19 SB। तो ये आ जाएगा 4 SA इज इक्वल टू 3 SB। तो एक रिलेशन आ गया SA और SB में। सिमिलरली B और C से देखेंगे, फॉर B एंड C, तो B और C से एक काम करता हूं मैं, ये जो टर्म आएगी नीचे SB प्लस SC, उसको सीधे ही मल्टीप्लाई कर देता हूं जो फाइनल टेम्परेचर है उससे। ठीक है, थोड़ा स्पेस भी बचेगी। तो कितना आ जाएगा, ये फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, 23। तो 23 SB प्लस 23 SC। ठीक है ना, मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन टेम्परेचर 23 से, और ऊपर आ जाएगा SB इंटू 19, यानी कि 19 SB प्लस 28 SC। तो यहां से निकालोगे 23 माइनस 4, 19 इज 4 SB इज इक्वल टू 5 SC। अब जब A और C को मिक्स करेंगे तो A और C दोनों की हीट कैपेसिटी हम B की टर्म में बता सकते हैं कि SA इज 3/4 SB और SC इज 4/5 SB। फिर यही फॉर्मूला लगा दें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वाला, एंड देन वी विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो लगा सकते हो। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आएगा तो मास तो कट गया, तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ ए दैट इज 12 इंटू 3/4 SB करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 12 इंटू 3/4, 12/4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9,
तो यह रहेगा 9SB प्लस C का टेम्परेचर कितना है 28, 28 इंटू 4/5 करेंगे तो 28 इंटू 4/5, ये सिंपल कैलकुलेशन तो आएगी नहीं, तो 28 इंटू 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 28 को 4 से करोगे तो 112/5 अपॉन SB प्लस SC करोगे तो इसमें 20 LCM आ जाएगा और ये आएगा 15 प्लस 16 इज 31। इसको थोड़ा सा, और SB जो आएगा सब जगह से वो कैंसिल हो जाएगा, एक SB यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है, करना पड़ेगा। तो आंसर देखोगे तो C आ जाएगा। आगे हमने कर रखा है सॉल्यूशन में, उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो तरीका ये है, तो पहले हमने SA और SB में रिलेशन निकाला, फिर SB और SC में रिलेशन निकाला, और फिर उसका यूज करके हमने फाइनल टेम्परेचर निकाला, तो वो टेम्परेचर आ जाएगा 20.26 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर चेंज जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इट इज सेम इन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर अलग अलग होता है, टेम्परेचर चेंज इज सेम इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। टेम्परेचर चेंज, वो भी लीनियर टेम्परेचर चेंज, डेल्टा T इज सेम इन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होता है 100, 373 माइनस 273 भी 100 होता है, सेल्सियस में 100 माइनस 0 मैक्सिमम, मतलब जो उसका आइस और वाटर वाला पॉइंट है, स्टीम और वाटर वाला पॉइंट है, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कितना आता है 100। तो चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन बोथ केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस में 60 डिग्री है तो यहां भी 60 केल्विन होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो एक बार देख लो क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता क्या, तो हमने देखा था डेल्टा V जो है ये गामा V डेल्टा T के बराबर होता है, ठीक है, गामा V डेल्टा T। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये होता है डेल्टा V बाय V डेल्टा T। अब क्या दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर है और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, और प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा V बाय V डेल्टा T चाहिए। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, N और R कांस्टेंट है ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। सेकेंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, डेल्टा T बाय T मिल जाएगा। अब गामा किसके बराबर था, गामा बराबर है डेल्टा V बाय V डेल्टा T के बराबर है, तो डेल्टा T से मैं डिवाइड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेल्टा V बाय V डेल्टा T ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/T। तो यही इस प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा, तो गामा किसके बराबर आ जाएगा, 1/T। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, C वाला सही आ रहा है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो देख लेते हैं। A second's pendulum clock has a steel wire
द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। कैलिब्रेटेड मतलब उसकी जो मार्किंग की गई है क्लॉक की वो 20 डिग्री है, मतलब 20 डिग्री पे सही टाइम मेजर करती है। सिंपल सा मतलब ये है कैलिब्रेटेड का, ठीक है। हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 वीक। एक हफ्ते में कितना टाइम लूज या गेन करेगी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखा था हमने कि डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। ये आ जाता है क्लॉक के लिए। कैसे आया, ये भी सिंपल सी चीज थी कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है क्लॉक का, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ बदलेंगे नहीं, तो स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा टी बाय टी, एल की पावर हाफ होती है तो हाफ डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा, और डेल्टा एल बाय एल एल्फा डेल्टा थीटा होता है। अब हमसे क्या पूछा है, कितना टाइम जो है क्लॉक गेन या लूज करेगी। पहले वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम लूज करेगी, कितना लूज करेगी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अच्छा, पूरे एक हफ्ते का बताना है तो ये टाइम भी हमें एक हफ्ते का लेना है, ऐसा नहीं कि एक टाइम पीरियड लेना है। जितने टाइम में हमें चेंज बताना है उतना टाइम यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हाफ एल्फा, एल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा थीटा तो 20 से 30 किया हमने टेम्परेचर, तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में, 10 डिग्री का चेंज आया, इंटू टाइम एक हफ्ते। अब एक हफ्ते में क्या है, और आंसर सेकंड में, तो एक हफ्ते में 7 दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटे हो गए, एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो गए, 3600। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो लंबी होगी। तो ये 2 से 24 को काटा 12 आया, 10 से इस डेसिमल को हटा दो तो ये 12 आ गया, 12 इंटू 12 का स्क्वायर सबको पता ही रहता है कि 144 होता है, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 7 6 या 42, 4 बचा 7 इंटू 3 21, तो 25 ये आ गया। दो डेसिमल हैं और ये 10 की पावर माइनस में, दो जीरो हैं 10 की पावर -5, तो ये 10 की पावर -3 आ गया। अब 144 इंटू 252 ये निकाल लो, तो वैसे देख लो रफली क्या आएगा, 250 जो है इसको अगर 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 इंटू 100 होता तो 2500 के आसपास आता, 2500, उसमें 0.5 का मल्टीप्लीकेशन और आ रहा है तो मतलब 20 36 37 के आसपास आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन अगर बोले तो आंसर बी जैसी रेंज में आएगा, ठीक है। बाकी आप एग्जैक्ट करके देख सकते हैं, लेकिन रफली भी हम बता सकते हैं कि आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं कि 144 को देख ले चाहे तो 25 से मल्टीप्लाई करके देख लो रफली क्या आएगा, और फिर आंसर बता सकते हो, या एग्जैक्ट करना है एग्जैक्ट कर लो। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, ठीक है। तो ऐसे ये आंसर बता सकते हैं। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये याद भी रहता है कई स्टूडेंट्स को। चलो क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर गिव द सेम रीडिंग। वैसे तो याद रहता है, बच्चों को याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो हमें रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन होता है, हमने क्या देखा था, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 ये होता है। अब अगर वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है तो उसको हम सेम को x मान लेते हैं, तो C की जगह भी x रख दें और F की जगह भी x रख दें, और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ले। एक 0 से 0 काट दो, 10 को भी 18 से काट सकते हो तो 2 से कटेगा, ये आएगा 5, ये आएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5 इज 160। तो यहाँ से 9x माइनस 5x करोगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस 160 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -40, यानी -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -40 जो है ये डिग्री और सेल्सियस दोनों में सेम होता है, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा ए। तो इसको याद भी रखा जा सकता है कि जो टेम्परेचर डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में सेम रीडिंग देगा वो है -40। चलो ये क्वेश्चन देखो,
और करो। चलो तो देख लेते हैं। A copper rod of length 25 centimeter and an iron rod of length 125 centimeter are joined together end to end. तो एक कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, एक आयरन की रॉड है जिसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ आर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायामीटर 2 सेंटीमीटर। दोनों का डायामीटर सेम है, मतलब एरिया सेम है दोनों का। The free ends of the copper and iron are maintained at 100 डिग्री एंड 0 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर 100 मेंटेन किया हुआ है, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। सर्फेसिस ऑफ बार्स आर थर्मली इंसुलेटेड। तो ये सरफेस है, आउटर सरफेस, इनको थर्मली इंसुलेट किया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है, यहाँ का टेम्परेचर हमें बताना है जंक्शन का। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है कॉपर और आयरन की। तो देखो बेसिकली ये वैसे ही होता है कि स्टेडी स्टेट पे जितना हीट करंट आएगा एक जंक्शन पे उतना ही जाएगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो आने वाला हीट करंट इज इक्वल टू जाने वाला हीट करंट। तो कितना आएगा, के ऑफ कॉपर इंटू ए इंटू 100 माइनस टी अपॉन एल। एल कितना है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना जाएगा, जाने वाला जो है वो आयरन की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो के ऑफ आयरन, एरिया सेम ही है क्रॉस सेक्शन का, टी माइनस 0 अपॉन लेंथ इज 125। अच्छा, लेंथ को मैं कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेंटीमीटर को मैं काट दूंगा सेंटीमीटर से। 25 को 125 से काट दिया, ये आ गया मेरे पास 5। एरिया से एरिया कट गया। तो अब इम्पॉर्टेंट है के की वैल्यू। के ऑफ कॉपर कितना दे रखा है अपने को, 386.4। तो 386.4 इंटू 100 माइनस टी, और ये एक 5 और है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी तरफ, इज इक्वल टू के ऑफ आयरन इज 48.46 इंटू टी माइनस 0। तो उसको टी ही लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत आंसर नज़दीक नज़दीक तो नहीं है, तो यहाँ भी एक काम करते हैं, पहले इनको कुछ कट कर लेते हैं, जो भी कट हो जाए। तो इसको पहले एक काम करते हैं, हम 2 से ही काट लेते हैं। तो 193.2, एक डेसिमल हटाई देता हूँ मैं। तो यहाँ से एक डेसिमल हटेगा, यहाँ से एक हटेगा, एक और हटाएंगे तो यहाँ पे 50 का फैक्टर बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 से काट रहे हैं, 2423, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो रफली चलो काट ही दो यार, 50 से इसको डेसिमल लगाई दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 8 इज 40, देन पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इतना मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक आंसर नहीं है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करना भी हमको सीखना पड़ेगा। तो 1932 को भी इससे 48.5 से कैंसिल करो, या 19320 को 485 से कैंसिल करो। तो 4 से कैंसिल करोगे, 4 चौक 16 आता है, तो 4। ठीक है, तो रफली 4 के आसपास ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि 485 है। 500 होता तो 2000 आता, 500 के नज़दीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल देते हैं। तो 4 इंटू 100 माइनस टी इज 400 माइनस 4t इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू 5t आएगा। एक मिनट, इसमें आंसर तो कुछ डिफरेंट आ रहा है फिर मेरा, जैसे 5 इंटू मतलब 80 के आसपास आ रहा है, बाकी ज़्यादा तो इसमें 80 से नियरेस्ट वैल्यू देखें तो 90 वाली दिख रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये है। बाकी थोड़ा और एग्जैक्ट करोगे कैलकुलेशन तो ज़्यादा सही आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, लेकिन अब यही है कि थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो तो देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट
कॉफ़ी और मिल्क दोनों की सेम दे रखी है और पूछा है थर्मोफ्लास्क में 250 ग्राम क्या है, कॉफ़ी है 90 पे, 20 ग्राम मिल्क है 5 पे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पे टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। ठीक है, तो M1 कितना है, कॉफी का मास 250, सब कुछ सीजीएस यूनिट में चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कितना था कॉफी का 90, M2 मिल्क का मास 20, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कितना 5, फाइनली M1S1, तो S1S2 तो 1 ही है, तो 250 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 250 इंटू 90, ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 इज 45, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 22, 2500 प्लस 100 बाय 255। ठीक है, तो ये आ गया 22600 अपॉन 255। 5 से कैंसिल कर लो पहले, तो 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25, फिर बचा 10, 5 इंटू 2 इज 10, 0, 5 से कटोगे 51, 51 से 452 को कैंसिल करोगे, 50 से करके देख लो एक बार, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है, तो रफली मैं इसको 50 मान लेता हूँ। एक 0 काटा मैंने, 5 इंटू 9 इज 45, ठीक है, देन 0 विल कम एंड देन समथिंग विल कम। तो इसके नियरेस्ट आंसर देख लो कौन सा आ रहा है, 90 के सबसे क्लोजेस्ट, दैट इज द थर्ड वन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ऐड कर दिया, ओके सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। मास लेना था मुझे, मास यहाँ पे 20, मैंने टेम्परेचर लिख दिया गलती से, तो ठीक है मैंने मिस्टेक कर दी। चलो फिर भी रफली आंसर सही आ गया था, चलो कोई बात नहीं। ये 270 है, ठीक है, तो 5 से मैंने काटा था, पहले 5 से ही काट लेते हैं, तो 5 इंटू, या एक काम करते हैं, चलो दोबारा काट लेते हैं, ये आया, एक 0 काट देते हैं पहले, तो जरूरी नहीं है 5 से, सीधे 10 से ही कट गया ये। अब 27 से इसको काट सकते हैं, तो 27 से काटेंगे तो रफली देख लो क्या आएगा, या इसको एक काम करो, देखो कभी दिक्कत हो तो रफली क्या है, सिंगल डिजिट में ले आओ, इसको 3 से काट लो पहले, तो 3 से काटोगे तो 9 आएगा, ये 3 से नहीं कटेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम तो काट लेते हैं। 3 इंटू 7 21, बचा कितना 16, 3 5 जा 15, बचा कितना 10, 10 नहीं तो 3 3 जा 9, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है। तो 3 से एग्जैक्ट नहीं कटेगा लेकिन रफली काट लो। अब 9 से काट सकते हो क्योंकि सिंगल डिजिट से काटना आसान होता है, तो 9 इंटू 8 इज 72, फिर बचेगा कितना 33, तो 9 इंटू 4 इज 36 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 84 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं थर्ड विल बी दी आंसर। ठीक है, चलो ये वाला देखो और बताओ क्या आएगा आंसर। चलो देखो क्या है, ये बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। टू परफेक्ट बॉडीज A1 एंड A2 मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, डायमीटर अलग अलग दे रखा है, लैम्डा मैक्स डैश डैश बोला हुआ है, तो आर दी वेवलेंथ्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ एनर्जी एट ए कॉमन टेम्परेचर। तो क्या रिलेशन होगा उसमें, एक्चुअली ये लैम्डा डैश, ये लैम्डा डबल डैश है, ठीक है ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या रिलेशन होगा, तो क्या है, कॉमन टेम्परेचर है। अब देखो ये वीन्स लॉ पे बेस्ड है, तो वीन्स लॉ क्या कहता है भाई, लैम्डा m इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, ये किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो वीन्स कांस्टेंट होता है, तो ये एरिया पे डायमीटर पे किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर टेम्परेचर कॉमन है तो लैम्डा एम भी तो कॉमन ही होना पड़ेगा, तो लैम्डा एम दोनों का कॉमन ही आएगा अगर टेम्परेचर कॉमन है तो। ठीक है,
तो ये है वीन्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, जो क्या कहता है लैम्डा m इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये वीन्स कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 0.282 सेंटीमीटर केल्विन ऐसी आती है कुछ, तो वो एरिया वगैरह किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं करती। तो बस डायरेक्टली यहाँ से हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर सेम है, तो जो लैम्डा मैक्सिमम है वो भी सेम आएगा। लैम्डा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। चलो तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल नहीं है। 600 माइनस 200 400 आएगा। तो न्यूटन्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है बॉडी और सराउंडिंग का, वो सराउंडिंग या बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्टीफन्स लॉ लगेगा। तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग है डी क्यू बाई डी टी बोल दें, या माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको मैं आर बोल देता हूँ, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, सिग्मा ई, ये टी की पावर 4 होता है, यानी कि टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो R बाय आर डैश, बाद में रेट ऑफ कूलिंग को आर डैश मान लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये टी कितना है यहाँ पे 600 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4 अपॉन बाद में कितना टेम्परेचर है 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। तो इसको मैं बोल देता हूँ 6 इंटू 100 की पावर होल की पावर 4, तो 6 की पावर 4 ये आ जाएगा अपने पास। 6 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर इज 1296 माइनस 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर 8 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस 2 का स्क्वायर तो 16 ही रहेगा, और 10 की पावर 8 मैंने बाहर ले लिया। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1280 अपॉन 240। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, तो 4 से काटोगे तो 4 इंटू 6 इज 24, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 2 तो 32 बाय 6, और 2 से कट जाएगा तो 16 बाय 3 आ जाएगा। तो R कितना था, अच्छा R की टर्म में आंसर देना है, R बाय आर डैश जो है ये आया 16 बाय 3, तो R डैश इज इक्वल टू 3R बाय 16 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th वन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम सॉल्व कर सकते हैं, और अपने आप से और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अच्छा एक डाउट ये है कि न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं लगा, तो देखो न्यूटन्स लॉ की क्या कंडीशन होती है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। न्यूटन्स लॉ क्या है, एक अप्रोक्सीमेट लॉ होता है। तो फॉर न्यूटन्स लॉ जो T माइनस टी नॉट है शुड बी लेस देन T और T नॉट। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी और सराउंडिंग के बीच का, वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी या सराउंडिंग के कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए काफी, तब न्यूटन्स लॉ लगता है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस 600 माइनस 200 400 200 से भी ज्यादा है, तो स्मॉल नहीं है काफी, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इस हमको समझना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एंड हो गया।